चलिए, हमरे जैसा कंजूस अब बोले ना आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, जिस कारण से वो सब अपना चीज हम तो खरीदते नहीं है, ऑफिस वाला से ही काम चलाते रहते हैं, या फिर अभी ऑफिस से मिला नहीं है तो अपना दोस्त वाला से काम चला रहे हैं। ठीक है, चलिए कहा गया एटीएम वाला। अच्छा, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे 60, यहाँ से हमारा आएगा, हाँ, रोल ऑफ एटीएम ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं रोल ऑफ पोस्ट मास्टर एटीएम के बारे में, है ना। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी दिक्कत रहेगा या डाउट रहेगा तो पूछने में शर्माना नहीं है, ठीक है। और इवन अगर मान लीजिए मैं सपोज आपका चैट जो है अगर नहीं देख पाया तो अनम्यूट करके एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं, कहाँ गया इसको ढूंढते हैं, हाँ। तो हमारा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रोल ऑफ पोस्ट मास्टर। यहाँ पे हम लोग पोस्ट मास्टर का क्या रोल है उसके बारे में देखेंगे, और किस संदर्भ में। तो बोला जा रहा है पोस्ट मास्टर का जो रोल है, पोस्ट मास्टर का जो रोल है इन कनेक्शन विथ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। सबसे बेसिक सा सवाल, कभी भी एग्जाम पे नहीं आएगा। देखिए हरिंद्र जी, इसमें भी गलत हो गया, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम का फुल फॉर्म याद रहेगा ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं है, तो ये आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बोला जा रहा है कि द पोस्टमास्टर शुड इंश्योर दैट एट द टाइम ऑफ कैश लोडिंग एसबी काउंटर पीए has properly received the same amount of cash which is being loaded in the ATM। तो हमको एटीएम में मान लीजिए 5 लाख रुपए जमा करना है, तो एसबी का काउंटर पीए जो है सेम अमाउंट रिसीव करेगा ट्रेजरर से। याद रहेगा, जितना अमाउंट आपको एटीएम में डालना है उतना अमाउंट ही एटीएम के पर्पज से वो रिसीव करेगा, और उसको डेबिट किया जाएगा हमारे पिनाकल सॉफ्टवेयर में, है ना। पिनाकल सॉफ्टवेयर में सेम अमाउंट डेबिट किया जाएगा। एटीएम का जो अकाउंट आईडी है, अब एटीएम का अकाउंट आईडी क्या है, तो एटीएम का अकाउंट आईडी होता है सॉल आईडी प्लस 0006। और सॉल आईडी क्या होता है, कितने डिजिट का होता है सॉल आईडी, एक बार फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में, सॉल आईडी कितने डिजिट का होता है। सॉल आईडी होता है 8 डिजिट का, है ना। सॉल आईडी जो है 8 डिजिट का होता है। इसमें क्या रहता है, पहले रहता है मेरा पिन कोड, और पिन कोड के बाद 2 और डिजिट रहता है, 01 02 03 04, इस तरीके से, है ना। पिन कोड का जो 6 डिजिट है वो क्या बताता है, कोई बताइएगा। हालांकि ये सवाल हमारा इस रिलेटेड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, बट पिन कोड का जो पहला डिजिट है वो क्या बताता है, बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। बेसिक सा चीज है, सबको मालूम है, बट आपको मालूम है कि नहीं। जोन, जोन स्टेट नहीं बोलता है सुशांत जी, रवि जी। एटीएम का आपका जो पिन कोड है उसका पहला जो डिजिट है वो हमारा रीजन बताता है, रीजन। ये पोस्टल रीजन नहीं है, वेरी गुड हरिंद्र जी। हमारे देश को, पूरे देश को टोटल 8 रीजन में बांटा गया, है ना। 2 नॉर्थ में है, 2 आपका साउथ में है, 2 ईस्ट में है, 2 वेस्ट में है ना। तो 2 आपका नॉर्थ, 1 2, फिर आपका 3 4, है ना, फिर आपका 5 6, फिर आपका 7 8। तो ये आपका टोटल 8 रीजन में बांटा गया। और पहला डिजिट जो है वो देख के खाली आप बोल पाइएगा ये उत्तर भारत में है कि दक्षिण भारत में है, ये पूर्व भारत में है कि पश्चिम भारत में है। आप ये नहीं बोल पाइएगा कौन सा स्टेट में है। पहले का 2 डिजिट जब आप साथ में ले लीजिएगा तब आप बता पाइएगा कि ये कौन सा सर्किल का है ना। तो पहले का 2 डिजिट टुगेदर ये बताता है कौन सा सर्किल का है, कौन सा स्टेट का है, ठीक है। बट पहले का 3 डिजिट जब हम लेते हैं वो बताता है कौन सा शॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट या रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है। पहले का 3 डिजिट मिलके बताता है कौन सा शॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट या कौन सा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का है।
और लास्ट का जो 3 डिजिट है वो बताता है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ये कौन सा पोस्ट ऑफिस के जुरिस्डिक्शन के भीतर का है। ठीक है, और इसके साथ जब 2 डिजिट और आप जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा मेरा सॉल आईडी, यानी कि 6 डिजिट में हो गया मेरा सॉल आईडी। इसके साथ जब 4 डिजिट 0006 जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा हमारा एटीएम का कैश का अकाउंट। ठीक है, तो 8 4 12 आईडी अकाउंट का 12 डिजिट का ये हमारा आईडी रहता है, जिसको हम बोलते हैं एटीएम कैश अकाउंट। और ये पिनाकल में ये हम देखते हैं। पिनाकल को किसके द्वारा डेवलप किया गया, एक बार फटाफट से बता दीजिए। पिनाकल को डेवलप किसने किया? इन्फोसिस ने पिनाकल को आपका डेवलप किया था। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि पोस्ट मास्टर का क्या यहाँ पे रोल है। बोला जा रहा इन केस ऑफ कैश रिमूवल फ्रॉम एटीएम, तो पहला केस जब मैंने देखा तो पहला केस में मैंने क्या देखा कि एटीएम में हमने कैश आपका डिपॉजिट किया, है ना। अब सेकेंड केस क्या बता रहा है, एटीएम से पैसा विथड्रॉ कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। तो बोला जा रहा इन केस ऑफ कैश रिमूवल फ्रॉम एटीएम SB counter P has credited the ATM cash account Sol ID plus 0006 and returned the cash properly to the treasurer on the day of removal from the software, है ना। तो पिनाकल सॉफ्टवेयर से वो आपका उस दिन क्रेडिट भी दिखा देगा कि हाँ इतना अमाउंट जो है एटीएम कैश में आपका क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट वाला कंसेप्ट लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि इस मामले में मेरा एक दोस्त से आपका बहस हो रहा था। तो जैसे हमारा ये पिनाकल का अकाउंट है, डिफरेंट प्रकार का अकाउंट है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, तो मेरे हिसाब से जितना मेरा जानकारी है मैं इसको एज पर्सनल अकाउंट ट्रीट करता हूँ। बट कुछ जगह पे आप अगर देखिएगा कुछ लोग इसको रियल अकाउंट भी बोलते हैं। अब पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट आप जब देखते हैं तो इसका कंसेप्ट में आपका एक थंब रूल दिया गया कि आपको अमाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो बोला गया कि इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको आप डेबिट करिए, जो आपका गिवर है उसको आप क्रेडिट करिए। और रियल अकाउंट के केस में भी बोला गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस हिसाब से आप एक बार इसको बिठा के देखिए, दोनों किसी भी तरीके से आप सोच लीजिए, डेबिट क्रेडिट वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें समय जाएगा बहुत। आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट रहेगा तो बताइएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस बाय एसपीएम, रूल नंबर 70 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि हमारा पोस्ट मास्टर साहब जो है उनको दिन के एंड में ऑफिस में कितना कैश है उसको काउंट कर लेना है, ऑफिस में कितना स्टैंप है उसको काउंट कर लेना है, ऑफिस में कितना आईपीओ है उसको काउंट करना है, और जो हमारा डीटीआर का बैलेंस है उसके साथ टैली हो रहा है कि नहीं इसको देख लेना है। बस इसी बात को यहाँ पे आपका बताया गया और कुछ खास नहीं, है ना। आगे आते हैं हम लोग कस्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैंप। अब ऑफिस में हमारे पास पोस्टेज स्टैंप रहता है डिफरेंट प्रकार का, है ना, चाहे वो पोस्टेज स्टैंप हो, सर्विस स्टैंप आपका मान लीजिए, रेवेन्यू स्टैंप हमारा रहता है ना। तो ये डिफरेंट प्रकार का स्टैंप हमारे पास रह सकता है, कमेमोरेटिव, डेफिनेटिव, डिफरेंट प्रकार का स्टैंप मेरे कस्टडी में रह सकता है। अब जो डिफरेंट प्रकार का पोस्टेज या फिर दूसरे प्रकार का स्टैंप मेरे ऑफिस में रहेगा, हम इसको सेफ कस्टडी देना जो है पोस्ट मास्टर का काम है। और इसको कैसे रखा जाएगा, तो बोला गया फर्स्ट पुट इट इन स्मॉल बॉक्स ऑफ वुड और टिन। तो पहले ये सारा जो पोस्टेज स्टैंप या रेवेन्यू स्टैंप जो भी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एक छोटा बॉक्स जो लकड़ी का होगा या फिर टिन के होगा उसके भीतर डालेंगे, और फिर उस पूरा बॉक्स को जो मेरा आयरन शेफ रहता है उसके भीतर रख दूंगा। तो आयरन शेफ के भीतर मैंने उसको रख दिया और वो आपका वुडन या टीन का बॉक्स के भीतर रह गया, तो मेरा पोस्टेज स्टैंप रेवेन्यू स्टैंप जो भी रहेगा स्टैंप तो वो हमारा सिक्योर रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 73, जहां पे बताया गया डिसबर्समेंट ऑफ पे, है ना। पे मतलब यहाँ पे पे एंड अलाउंस का मतलब सैलरी का बात किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जब सैलरी दिया जाएगा तो उसको सेविंग्स अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा, कैश में पेमेंट नहीं करेंगे। रेवेन्यू स्टैंप लेते हुए उसको पेमेंट, रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर सिग्नेचर लेते हुए हम पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट कैसे होगा, थ्रू एसबी अकाउंट ही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 73, जहां पे बताया गया पे एंड अलाउंस जो है केवल सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ही किया जाएगा। अब ये सेविंग्स अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है या आपका बैंक में भी हो सकता है, इसमें कुछ पाबंदी नहीं रखा गया। आगे डिस्पोजल ऑफ एक्विटेंस रोल,
है ना। पहले आप देखिएगा सैलरी वगैरह का पेमेंट बहुत जगह पे या कोई छोटा मोटा पेमेंट रहता था, सारा एक्विटेंस रोल के माध्यम से किया जाता था। तो बोला गया अभी कि ऑल पेमेंट्स इंक्लूडिंग डिसबर्समेंट ऑफ पे शैल बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली साइंड पेमेंट एडवाइस फॉर डायरेक्ट क्रेडिट थ्रू पीओएसबी और बैंक अकाउंट। तो हमारा सारा पेमेंट जो है, चाहे टीए बिल का हो, चाहे डीए का हो, चाहे आपका सैलरी का हो, है ना, या किसी भी प्रकार का क्लेम का हो, सारा पेमेंट जो है आपका पीओएसबी या बैंक के थ्रू किया जाएगा। बट बोला जा रहा एक वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। एक वन टाइम रिलैक्सेशन, देखिए बार बार नहीं होगा, एक वन टाइम रिलैक्सेशन जो है दिया जा सकता है, may be granted where the regions are duly approved by the head of the department and financial advisor। जो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन सा लेवल से होता है बताइए, किसको बोला जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट? हमारे डिपार्टमेंट के केस में हम लोग किनको बोलते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? हम लोग पीएमजी एंड अबव जो रहता है, लेवल 11 नहीं है, 14 है ना पीएमजी का, है ना। तो पीएमजी एंड अबव ऑफिसर जो रहते हैं उनको हम लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उनका अप्रूवल रहेगा, तभी जाके एक वन टाइम रिलैक्सेशन जो है दिया जा सकता है। कैश पेमेंट थ्रू एक्विटेंस रूल by taking the signature in physical copy on affixing the revenue stamp stand discontinued। तो पहले जो हम लोग एक्विटेंस रोल के माध्यम से पेमेंट करते थे, जहाँ पे हम लोग उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प चिपका के 1 रुपए वाला उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करवाते थे और पेमेंट कर देते थे, उसको आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 रूल 74 इसके बारे में बताता है। बोला कि पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिस पर्पज से कहीं पे ड्यूटी में जाता है, ट्रैवल करता है, तो उसके लिए जो पेमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, है ना। बोला जा रहा है द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव एसबी अकाउंट, उनका जो सेविंग्स खाता डिपार्टमेंट में दिया गया उसी अकाउंट में इसका पेमेंट किया जाएगा। अब आते हैं रूल 77 जो बताता है रिफंड के बारे में। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एसपीएम इन द सिलेक्शन ग्रेड। सिलेक्शन ग्रेड का मतलब एलएसजी हो या एचएसजी हो, दोनों को हम यहाँ पे सिलेक्शन ग्रेड बोल रहे हैं। तो बोला जा रहा है एसपीएम इन द सिलेक्शन ग्रेड आर एम्पावर्ड टू सैंक्शन द रिफंड ऑफ द फी व्हेन his complaint relating to BP article, when a complaint relating to BP article is found well grounded, है ना। तो हम लोग जानते हैं बीपी आर्टिकल रिलेटेड कंप्लेंट नॉर्मली जो बुकिंग ऑफिस है उसी में किया जाता है और उसके लिए 1 रुपए का फीस लिया जाता था। तो बोला गया अगर सिलेक्शन ग्रेड पोस्टमास्टर होगा और वो इंक्वायरी में पता चला कि कस्टमर का कंप्लेंट जो है जेन्युइन है, तो 1 रुपए का जो इंक्वायरी फी है वो हम लोग एग्जेम्प्ट कर देते हैं, वो हम नहीं लेते हैं। और ये एग्जेम्पशन के लिए हमको डिविजनल हेड के पास भेजने का आवश्यकता नहीं है, ये एग्जेम्पशन का पावर एसपीएम को ही दिया गया है। बोला कि ऑल अदर एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू डिविजनल हेड। मान लीजिए टाइम स्केल एसपीएम है या फिर कोई और है, तो वहां पे बताया जा रहा है कि डिविजनल हेड के पास इसको फॉरवर्ड करना रहेगा, है ना। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली दो चीज आपको बताया गया कि बीपी आर्टिकल को छोड़ के अगर दूसरा किसी भी प्रकार का कंप्लेन होगा तो वो डिविजनल हेड के पास जाएगा, और बीपी आर्टिकल का भी कंप्लेन अगर सिलेक्शन ग्रेड छोड़ के किसी दूसरे ऑफिस में किया जाता है, वो भी डिस्पोजल के लिए हमारा हेड ऑफ डिवीजन के पास जाएगा, है ना। और ये अमाउंट वगैरह जो होगा इसको कंसर्न जीएल में क्रेडिट किया जाएगा और ये रिसिप्ट जो है आपका फॉरवर्ड किया जाएगा हेड ऑफिस के पास, है ना, वाउचर जो है एचओ के पास भेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। यहाँ पे क्या बताया गया, बोला कि प्रिपरेशन ऑफ एसओ अकाउंट। आवाज क्लियर हो रहा है कि नहीं एक बार बताइए, वॉल्यूम ब्रेक बताया जा रहा है, दोबारा बताए, रिपीट करना है, एक बार रिपीट करें। चलिए तो हम लोग प्रीवियस वाला पॉइंट को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो प्रीवियस पॉइंट पे हम लोग रिफंड वाला पोर्शन देख रहे थे, जहां पे हमने देखा वीपी रिलेटेड कंप्लेन जो है, वीपी रिलेटेड कंप्लेन जो है उसको किया जाएगा कहाँ पे, जिस ऑफिस में नॉर्मली आर्टिकल का बुकिंग हुआ उसी ऑफिस में किया जाएगा। और इस कंप्लेन के लिए कस्टमर को 1 रुपए का चार्ज दिया जाता है। अगर ड्यूरिंग द इंक्वायरी बाय एसपीएम ये पाया जाता है कि कंप्लेन जो है
वेल ग्राउंडेड था, जेन्युइन था, वहां पे सच में कंप्लेन फिजिबल था, करना था, तो वहां पे क्या होगा, ये पैसा जो है आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और ये एग्जेम्पशन का पावर आपका एसपीएम को ही दिया गया। वीपी रिलेटेड कंप्लेन को छोड़ के अगर किसी भी दूसरे प्रकार का कंप्लेन होगा, द कंप्लेन शैल बी एड्रेस टू द डिविजनल हेड, उसको हम डिविजनल हेड के पास दे देंगे। और एलएसजी एचएसजी यानी कि सिलेक्शन ग्रेड एसओ को छोड़ के अगर कोई दूसरा ऑफिस होता है जैसे टाइम स्केल एसओ, तो टाइम स्केल एसओ के केस में सारा कंप्लेन जो है हेड ऑफ डिवीजन के पास ही जाएगा। क्लियर है? अगर हम कस्टमर से पैसा लेते हैं, रिसिप्ट जो रहेगा वो कंसर्न जेल में उसका पोस्टिंग किया जाएगा और ये रिसिप्ट जो है भेज दिया जाएगा हेड ऑफिस के पास। ठीक है, तो ये सारा बातें जो है यहाँ पे हमारा रूल 77 पे बताया गया। अब सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म करिए। ओके चलिए, फिर आज हम पूरे दिन भर में एक भी रील नहीं देखे, आप लोगों के लिए एक भी रील मैंने नहीं देखा, फिर भी अगर नेटवर्क डिस्टर्ब करेगा तब तो हम एयरटेल वाला, जियो वाला, जो लोग हैं ना, सबको, सबके साथ आपका शुरू करेंगे झगड़ा कि भाई क्या कर दिए, इतना इंटरनेट कम काहे देते हैं, ये खत्म हो जाता है। बचपन में एक एडवर्टाइज आता था, पप्पा क्या करे पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। वैसे ही हमारा एक ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपका नेटवर्क, मतलब जो हमारा डेटा है कभी खत्म ही नहीं होता है ना। तो अनलिमिटेड डेटा हम लोगों को नहीं दे रहा है लग रहा है, क्योंकि अभी तो 15-20 मिनट ही शुरू किए हैं, उसी में आपका ये हाल हो रहा है। चलिए अभी क्लियर है ना, ये फालतू का जो बकबक कर रहे थे सुनाई दे रहा था अभी आप लोगों को? ये एक्चुअली थोड़ा लेंथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं वीडियो का, क्योंकि जितना लोग वीडियो देखेगा मेरा वॉच आवर बढ़ेगा, है ना, इस कारण से ये सब फालतू बात करते हुए वीडियो को हम लोग लेंथी करते हैं। चलिए आगे आते हैं रूल नंबर 78, जहाँ पे बताया गया प्रिपरेशन ऑफ एसओ अकाउंट के बारे में। क्या बोला गया? बोला कि डेली अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड, डेली अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड इन PA17। PA17 जो है इसमें हमारा डेली अकाउंट को, एसओ डेली अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। हम लोग देखे थे एक मंथली एसपीएम आपका ये जो था, इस कौन सा वाला PA17 एक 17A एक फॉर्म हम लोग देखे थे ना, किसका फॉर्म था, किसका फॉर्म था, कौन बताएगा? एसपीएम मंथली रिपोर्ट है ना। तो एसपीएम का दिन का रिपोर्ट जो है वो है PA17, और एसपीएम का मंथली रिपोर्ट जो है वो हो जाएगा PA17A, है ना। PA17A आप याद रख सकते हैं, ए फॉर ऑल, कि पूरे महीने भर का सारा दिन का रिपोर्ट जो है एक ही में जाएगा, इसलिए वो है PA17A। आपका सीएसआई एनवायरमेंट जो है इसमें एसओ अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, मतलब मैनुअली बना के हमको भेजने का आवश्यकता नहीं रहता था, है ना। यहाँ पे एक और बात बताया गया, एक और फॉर्म नंबर दिया गया जिसको बोला जाता है ट्रेजरी पासबुक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फॉर्म 8। इसको पासबुक ना याद करके लिखिए पार्ट बुक। पार्ट बुक मतलब पासबुक का फॉर्म नंबर 8 होता है, इसलिए पासबुक के बदले पार्ट बुक याद रखिए कि ट्रेजरी पार्ट बुक P8 पासबुक, ये आपका होता है SCG8। ट्रेजरी पासबुक में क्या होता है, जैसे बैंक के साथ, आपका ट्रेजरी के साथ, सब ट्रेजरी के साथ आपका कोई रेमिटेंस हुआ, खास करके जो एसओ वगैरह आपका मान लीजिए डिफरेंट ट्रेजरी या सब ट्रेजरी के स्टेशन पे अवेलेबल है, या फिर बैंक के साथ उसका जुड़ाव है, तो ये क्या करता है, आपका जितना अमाउंट भेजा, जितना अमाउंट लाया, उसका एक पासबुक मेंटेन होता है। मतलब ट्रेजरी का जो पासबुक है वो है ट्रेजरी पासबुक, इसका फॉर्म नंबर होता है SCG8। और एक इंपॉर्टेंट बात आगे हम लोग देखेंगे, SCG8 कौन बनाता है, कोई एक बताइएगा कि SCG8 किनके द्वारा भरा जाता है। SCG8 जो है ये कौन भरता है, मतलब भरना किसको चाहिए, कौन भरता है वो नहीं है, बट भरना किसको चाहिए, एज पर रूल, एज पर नॉर्म्स, पोस्ट मास्टर SPM। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। याद रखना है कि ये पोस्ट मास्टर के द्वारा भरा जाता है, ट्रेजरर के द्वारा नहीं। आगे आते हैं मेमोरेंडम ऑफ रेमिटेंस, है ना।
जो हमारा रेमिटेंस होता है एसओ से बैंक, बैंक से एसओ, है ना, डिफरेंट प्रकार का जो रेमिटेंस बनता है, इसका एक कॉपी रख बनाया जाए, एक मेमोरेंडम, इसका एक बुक बनता था, एक रेमिटेंस का मेमोरेंडम बनता था, जिसका फॉर्म नंबर था ACG 11। इसको भी CSI एनवायरमेंट में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। मेमो ऑफ रेमिटेंस का फॉर्म नंबर होता था ACG 11। मतलब जब हम इस बैंक में पैसा भेजा या फिर बैंक से पैसा लाया, उसका एक मेमो बनता था, उसका एक मेमो बनता था, जिसका मतलब जहां पे डिटेल्स रहेगा, चाहे वो रेमिटेंस का हो, चाहे वो आपका विथड्रॉल का हो। तो रेमिटेंस, मेमो ऑफ रेमिटेंस इंक्लूड बोथ रेमिटेंस एंड विथड्रॉल, है ना, दोनों इसके भीतर इंक्लूड रहता है। और एक आपको आगे मिलेगा अलग अलग फॉर्म नंबर भी रहता था, कि ट्रेजरर जब रेमिटेंस भेजता था तो कौन सा फॉर्म यूज होता था, और जब वो आपका विथड्रॉल करता था तब कौन सा फॉर्म भरता था, आगे हम लोगों को मिलेगा, है ना। कौन ACG 13 और 14 हम लोगों को देखने को मिलेगा। आगे आता है चेकिंग ऑफ एसओ अकाउंट। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है ऑल द आइटम्स आर एंटर्ड ऑन द रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड ऑफ द एसओ should be totaled and the closing balance after deduction of the total payment from the total receipt should be entered in the appropriate column। ये अभी हमको मैनुअल करने का आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो रिसिप्ट दिखाता है, राइट वाला पोर्शन जो है पेमेंट दिखाता है। टोटल रिसिप्ट को हम जितना रिसिप्ट साइड में जितना आपका रो रहेगा सबको हम ऐड करेंगे, एक वैल्यू आया, वहां से माइनस किया जाएगा टोटल पेमेंट, तो आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, है ना। ये सभी लोग जानता है। और ये सारा मिला के हमारा होता है डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यानी कि DTR। नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो संडे के दिन या हॉलीडेज के दिन भी ओपन रहता है, जिस कारण से नाइट पोस्ट ऑफिस जो है संडे और हॉलीडेज के दिन भी DTR बनाता है। नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़ के किसी भी दूसरा एसओ, किसी भी दूसरा एचओ, अगर उनको संडे या हॉलीडेज के दिन ओपन रखा जाता है, तो संडे और हॉलीडेज के दिन DTR उनके द्वारा भी बनाया जाएगा। लास्ट क्लास में ही हम लोग डिस्कस किए थे कि IT 2.0 में ये जो हमारा संडे और हॉलीडेज के दिन किसी पोस्ट ऑफिस को ओपन रखने का प्रावधान है, ये दिया गया। इसका पावर किसके पास दिया गया, कौन बताएगा? अच्छा, फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है। लास्ट वाला आप लोग समझ पाए कि नहीं? अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कहाँ तक आपका दिक्कत हुआ, कहाँ पे जाके? अभी जो हम बताइए आप सुन पाए सही से कि नहीं? वॉइस का गड़बड़ है, क्या किया जाए? थोड़ा सा वेट करिए, एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करता हूँ। बताइए, ये देखने के लिए कौन सा टिक कोड यूज किया जाता है? स्टैम्प और इन्वेंट्री मेरे पास कितना है, फटाफट से बता दीजिए। कहा गया? MB 52, है ना। तो इस जगह पे हमने क्या क्या देखा कि DTR कैसे बनेगा, DTR हमारा संडेज और हॉलीडेज के दिन कौन सा ऑफिस के केस में बनेगा, है ना। तो नाइट पोस्ट ऑफिस के केस में DTR संडे हॉलीडेज को भी बनेगा, ईच एंड एवरी संडेज एंड हॉलीडेज, है ना। और अदर ऑफिस को अगर संडे या हॉलीडेज के दिन मैंने ओपन रख लिया, तो उस दिन उसका भी DTR बनेगा। दिन के एंड में SPM जो है कंसोलिडेशन के साथ कंपेयर कर लेगा, सारा भाउचर सारा कंसोलिडेशन को चेक करेगा। दिन के एंड में SPM जो है कैश काउंट करेगा, और स्टैम्प, इन्वेंट्री, डिफरेंट प्रकार का IPO है या जो भी है उसका जो स्टॉक है हमारा, वो चेक कर लेगा। और ये इन्वेंट्री चेक करने के लिए टिक कोड कौन सा यूज करेगा? तो MB 52 यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बताया गया? बोला गया सप्लाई एंड डिस्पोजल ऑफ फंड, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो बताया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका सवाल पूछा जा सकता है। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा तो हम उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला बात क्या बोला गया, चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पेन भी ले लेते हैं, कहा गया टर्न ऑन द पेन, है ना। क्या बोला जा रहा है? बोला कि एसओ एट ट्रेजरी और बैंक स्टेशन। तो जो सब ऑफिस मेरा जहां पे ट्रेजरी, सब ट्रेजरी है या फिर बैंक है, उस जगह पे सिचुएटेड है, और विच ऑर्डिनरीली रिसीव्स फ्रॉम पब्लिक एंड इट्स बीओ, और जो हमारा ट्रेजरी से, सब ट्रेजरी से, पब्लिक से, ब्रांच ऑफिस से वो पैसा रिसीव करता है, या फिर अगर वो एक कैश ऑफिस है तो डिफरेंट एसओ से वो पैसा रिसीव करता है। मोटा बात क्या हुआ कि ये ऑफिस जो है
ये ज्यादा पैसा रिसीव करता है, पे कम करता है। देखिए, रिसीव्स मोर मनी देन इट्स पेज अवे। जितना पैसा ये पे करता है उससे ज्यादा पैसा ये रिसीव करता है। इस ऑफिस के केस में क्या होगा, तो बोला कि एज सुन एज द मैक्सिमम बैलेंस इज रीच्ड। हम लोग जानते हैं मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस में मैक्सिमम कितना पैसा रहेगा, मिनिमम कितना पैसा रहेगा, ये बताया जाता है। तो जब भी मैक्सिमम अमाउंट पहुंच जाएगा, ये ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, तो बोला जा रहा है रेमिट टू द ट्रेजरी और बैंक द होल सरप्लस फंड इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम बैलेंस। तो जो उसका मिनिमम बैलेंस है, मान लीजिए 20,000 रुपए उसका मिनिमम बैलेंस था, 1 लाख रुपए उसका मैक्सिमम बैलेंस था। तो जब भी उसका बैलेंस 1 लाख रुपए हो जाएगा, 20,000 से ज्यादा और 1 लाख तक, यानी कि 80,000 रुपए जो है, ये सीधा क्या करेगा, ये सीधा अपना रिमिट कर देगा। फंडा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, बोला कि ये एसओ, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए एक बार। क्लियर हुआ? जो ऑफिस पैसा ज्यादा रिसीव करता है, पे कम करता है, जब भी उसको बैलेंस वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, तो मिनिमम से ज्यादा जितना भी पैसा रहेगा, सारा पैसा जो है रिमिट कर देगा। क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार कंफर्म करिए। चलिए, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, बोला गया एसओ एट ए ट्रेजरी और बैंक। कहा गया भैया, ये एसओ एट ए, अरे खुद से चलने लगा है। ये एसओ एट ए ट्रेजरी और बैंक स्टेशन विच ऑर्डिनरीली पेज अवे मोर मनी। पहला वाला क्या था, रिसीव्स मोर मनी देन इट पेज। इन पहले वाला को मिलता ज्यादा था, देता कम था। और ये ऑफिस क्या करता है, ये देता ज्यादा है, इसको मिलता कम है। पेज अवे मोर मनी देन इट रिसीव्स should, as soon as the minimum balance is reached, replenish its cash balance up to the authorized maximum। अब ये ऑफिस क्या करता है, ज्यादा पेमेंट करता है ना, pays away more, receive less, है ना, then it receives। तो ये क्या करेगा, जब भी इसका बैलेंस जो है मिनिमम में पहुंच जाएगा, मान लीजिए मिनिमम है 20,000, मैक्सिमम है 1 लाख, है, जब भी इसका इसके पास कैश का अमाउंट जो है 20,000 हो जाएगा, तो ये तुरंत क्या करवाएगा, तो बोला गया ये अपना अमाउंट को 80,000 अपना जो एचओ है या कैश ऑफिस है उससे मांग लेगा और ऑथोराइज्ड मैक्सिमम तक अपना बैलेंस बना लेगा। फंडा क्लियर हुआ? पहला वाला केस था जहां पे देता ज्यादा था, और यहाँ पे एक जगह पे पहले वाला केस में जो लेता ज्यादा था और यहाँ पे देता ज्यादा है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, बोला गया एसोज विच आर नॉट सिचुएटेड, एसोज which are not situated at treasury or bank station, the superintendent will prescribe the method। अब ये कौन सा केस में हमने देखा, तो बोला गया ये जहां पे आपका ट्रेजरी और बैंक स्टेशन था उस जगह के केस में, ये पहला वाला 1 और 2 केस हमने देखा। अब आएंगे हम लोग अगला पॉइंट जहां पे बोला जा रहा है एसओ जो है ट्रेजरी या बैंक के स्टेशन पे नहीं है, थोड़ा दूर है। तो बोला गया यहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो है मेथड प्रिस्क्राइब करेगा कि कब कब क्या क्या करना है ना। अब आगे एक जनरल रूल दिया गया, जनरल सर्कमस्टेंसेस, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए कोई अलग से रूल नहीं बनाया गया, तो वो क्या फॉलो करेगा, तो बोला गया एज ए जनरल रूल द अमाउंट टू बी रेमिटेड बाय ए एसओ with surplus funds to its HO or cash office should be such as to reduce the balance to its minimum। तो बोला जा रहा है जनरल सर्कमस्टेंसेस यही है, जब एसओ को सरप्लस फंड आपका रिमिट करना होता है, भेजना होता है, तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम से ज्यादा जितना रहेगा भेज देगा। तो बोला जा रहा है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यही है कि मिनिमम से ज्यादा जितना पैसा रहेगा सब वो अपने कैश ऑफिस या फिर जो अपना अकाउंट ऑफिस रहेगा उनके पास भेज देगा। ठीक है, आगे कब उनको पैसा लेना है, बोला कि द अमाउंट टू बी अप्लाइड फ्रॉम इट्स एचओ, एचओ से या कैश ऑफिस से जब उनको पैसा अप्लाई करना है तो कितना करना है, तो बोला कि इन केस of an office which receives in excess than its disbursement, जो आपका रिसीव्ड जो है ज्यादा करता है और डिसबर्समेंट जो है कम करता है ना, रिसीव्ड जो है वो ज्यादा है, एक्सेस है, डिसबर्समेंट जो है कम है।
तो बोला जा रहा है ये कितना कब क्या करेगा, तो बोला कि बी सच एज टू रेज द बैलेंस टू अप टू ऑथोराइज्ड मिनिमम, क्योंकि इसके पास पैसा ज्यादा आता है। तो बोला भैया तुम्हारा पैसा जब मिनिमम से भी नीचे आ जाएगा ना, तो मिनिमम तक तुम बना लेना। मान लीजिए आपका मिनिमम बैलेंस किया गया है सपोज 20,000, तो बोला जा रहा है आपके पास पैसा जब 20,000 से नीचे आ जाएगा, सपोज 5,000 हो गया बैलेंस, तो बोला गया आप 15,000 और ले लो, 20,000 बना लो, है ना। कौन सा ऑफिस के केस में, जिस ऑफिस में पैसा ज्यादा आता है, ज्यादा कम है। फिर दूसरा केस, जहां पे डिसबर्समेंट ज्यादा है, जहां पे डिसबर्समेंट ज्यादा है, किससे, रिसिप्ट से। तो बोला गया यहां पे आप क्या करो, अपना बैलेंस जो है ऑथोराइज्ड मैक्सिमम तक कर लो, है ना, क्योंकि आपको पे ज्यादा करना होता है, तो बैलेंस जो है ऑथोराइज्ड मैक्सिमम तक आप कर लो। तो ये कंडीशन जो है हमारा दिया गया है। आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, एक बार कंफर्म करिए। ये वॉल्यूम ब्रेक का चक्कर, चलिए थोड़ा मुश्किल करते करते ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? आज बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी सही नहीं मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं होगा अजय जी, रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं यहाँ से लाइव नहीं करता हूँ ना, वो आपका एप्लीकेशन में हो रहा है, तो वॉल्यूम आपका रिकॉर्डिंग में ब्रेक होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं ऑथोराइज्ड बैलेंस के बारे में, बस हम लोग यही पोर्शन और थोड़ा सा है, इसको खत्म करके आज छोड़ देंगे। 82, 83, 84 यहाँ तक हम लोग डिस्कस करके आज छोड़ देंगे, ठीक है, इससे चलिए थोड़ा ज्यादा ही है। 85 तक हम लोग आज टारगेट है, तो 85 तक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बताया गया, ऑथोराइज्ड बैलेंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो बोला कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस, देखिए जब हमको एमएबी बनाना रहता है, मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस, जिसको हम लोग पीए 14S यहाँ पे बता रहे हैं, तो जब मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस बनाया जाता है, उस जगह पे हम क्या क्या बनाते हैं, तो किसी ऑफिस के लिए कैश के मामले में देखिए एमएबी का दो एस्पेक्ट होता है, एक कैश रहता है और एक स्टैंप रहता है। कैश के मामले में हम मिनिमम कितना रहेगा और मैक्सिमम कितना रहेगा ये दोनों लिखते हैं, बट जब हम स्टैंप का मामला आता है, इन केस ऑफ पोस्टेज स्टैंप एंड अदर नॉन पोस्टल स्टैंप, इस जगह पे हम मैक्सिमम मिनिमम दोनों नहीं रखते हैं, यहां पे हम क्या रखते हैं, द मैक्सिमम बैलेंस टू बी हेल्ड। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्टैंप के केस में मिनिमम मैक्सिमम दोनों होता है कि नहीं, बताइए फटाफट से। स्टैंप के केस में हम दोनों लेते हैं कि खाली सिर्फ बात कर रहे हैं तो वॉइस ब्रेक नहीं होता है ना। तो स्टैंप के केस में हम क्या करेंगे, केवल मैक्सिमम लेंगे, मिनिमम को नहीं लेंगे, है ना। आगे क्या बताया गया, अच्छा चलिए आप जब भी वॉइस ब्रेक होगा ना, आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि ब्रेक है, ठीक है। तो मैं ये आपका स्क्रीन थोड़ा छोटा रख के ही यहाँ से आप लोगों के साथ ये कर लेता हूँ। चलिए मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस, इसका फॉर्म नंबर हमने क्या देखा, मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस, इसका फॉर्म नंबर हमने क्या देखा, पीए 14S, है ना। मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस जो है पीए 14S जो है इसमें मेंटेन किया जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है, बोला कि मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम सुपरिटेंडेंट शुड बी पेस्टेड इन ए बोर्ड और कार्डबोर्ड एंड हैंग अप इनसाइड द एसओ। तो एमएबी जब आएगा, मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस आएगा, तो किसी बोर्ड में या कार्डबोर्ड में उसको पेस्ट कर देना है और ऑफिस के भीतर ही उसको डिस्प्ले करके रखना है ना। अभी के समय पे आपको डीटीआर में भी एमएबी मिल जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंस जो है कितना अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। बोला जा रहा है द एसपीएम विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जो हमारा एसपीएम रहेगा, he will be held responsible if the amount of cash and value of stamps retained by him is आपका is excess than the limit, है ना। अगर किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए अगर जो लिमिट है उससे ज्यादा वो आपका कैश या स्टैंप रख लेगा, रिटेन करेगा, तो एसपीएम जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना। बोला कि नॉट टू रिटेन द कैश इन एक्सेस ऑफ द ऑथोराइज्ड मैक्सिमम, जो ऑथोराइज्ड मैक्सिमम है उससे ज्यादा आपको कभी भी पैसा नहीं रखना है, unless when it is actually required to meet the existing liabilities,
अगर लायबिलिटीज को मीट करने के लिए आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, है ना, वैलिड ग्राउंड पे। अदरवाइज आपको कभी भी एक्सेस कैश नहीं रखना है। आगे क्या बताया गया, चलिए आगे देखते हैं। बोला गया ही विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल दैट हिज बीओज आर नॉट अलाउड विदाउट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन टू रिटेन द बैलेंस इन एक्सेस ऑफ द ऑथराइज्ड लिमिट। आप एसओ में एसपीएम है, आपके अंडर में जो बीओ है, अगर वो भी कैश ज्यादा रिटेन करता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है ना। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके अंडर में बीओ जो है वो एक्सेस कैश रिटेन ना करे। If SOs or BOs under its jurisdiction keeps excess cash, the reasons to be furnished। अगर आपको एक्सेस कैश रखना है या फिर आपके अंडर में कोई बीओ जो है एक्सेस कैश रखा है, उसका कारण उनको बताना रहेगा। If balance of SO is beyond minimum, the explanation should be furnished। इवन आपको अगर मिनिमम से ज्यादा भी पैसा रखना है तो आपको कारण बताना है कि किस कारण से आप रखते हैं। जैसे आपके पास कुछ लायबिलिटी है जिस कारण से आपने रखा, तो मिनिमम से ज्यादा अगर आप कैश रखिएगा तो यू हैव टू फर्निश एन एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको लायबिलिटी शो करना है। अगर मैक्सिमम से ज्यादा आपने पैसा रख लिया तो आपको एक्सेस कैश बैलेंस जो होता है ना, ईसीबी मेमो, वो आपको इशू करना होता है। अगले वाला पेज में हम वही देखेंगे, है ना। बोला कि व्हेन द टोटल ऑफ द लायबिलिटीज एक्सीड्स द मैक्सिमम कैश बैलेंस। मान लीजिए किसी ऑफिस का आपका मैक्सिमम कैश बैलेंस है 1 लाख। अब कोई बंदा जो है उसके पास आया और 4 लाख का आपका रिक्वायरमेंट देके गया, है ना। अब देखिए लायबिलिटीज जो है उनका 4 लाख का है, बट मैक्सिमम बैलेंस उनका 1 लाख का है। तो ऐसा नहीं कि वो मैक्सिमम प्लस लायबिलिटीज रखेगा। ऐसा केस अगर कभी भी होता है जहां पे लायबिलिटीज मैक्सिमम अमाउंट को एक्सीड कर जाता है, तो वहां पे केवल लायबिलिटी जितने का है उतने का पैसा रखने का ही पावर एसपीएम के पास है। फंडा क्लियर है। जब आपका लायबिलिटी मैक्सिमम बैलेंस से ज्यादा हो जाएगा तो आप केवल लायबिलिटीज ही रख पाइएगा। बट अगर आपका लायबिलिटीज जो है वो मैक्सिमम से कम होता है तो उस जगह पे आपका मिनिमम प्लस लायबिलिटी रखने दिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं ईसीबी मेमो। ईसीबी मेमो का फॉर्म नंबर क्या है, इसका फॉर्म नंबर है PA20। इसको भी याद कर लीजिएगा। ईसीबी मेमो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा, बोला गया ईसीबी मेमो शुड बी सबमिटेड, ईसीबी मेमो should be submitted by the HO to SO and at SO sub account assistant to confirm the genuineness and submit the consolidation at the end of every month। तो इसी भी मेमो जो है कौन सबमिट करेगा, तो जो हमारा डिफरेंट एसओ है वो एचओ के पास सबमिट करेगा, है ना। और एसओ जो है अपने बीओ के लिए भी इसी भी मेमो बना के एचओ के पास सबमिट करता है। और ये मेमो जो है आ जाएगा किसके पास, सब अकाउंट असिस्टेंट के पास। सब अकाउंट के असिस्टेंट उसका जेन्युइननेस को चेक करेगा, उसका कंसोलिडेशन बनाएगा, और एट द एंड ऑफ मंथ वो अपना जो हेड पोस्टमास्टर रहेगा उनके पास इसको सबमिट करेगा। पोस्ट मास्टर विल वेरीफाई द ईसीबी मेमो, पोस्ट मास्टर ईसीबी मेमो को वेरीफाई करेगा एंड फर्दर इसको सबमिट करेगा डिविजनल हेड के पास। देख लीजिए यहाँ पे ईसीबी मेमो के लिए आपका सब अकाउंट असिस्टेंट जो है वो जिम्मेदार है, जो हमारा पोस्ट मास्टर है वो जिम्मेदार है, और जो हमारा डिविजनल हेड है वो भी जिम्मेदार है ना। तो ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईसीबी मेमो बनाया जा रहा है। आगे, superintendent will review the ECB memo received from all post offices under its jurisdiction and himself satisfy about the genuineness। तो वो अपने से देखेगा कि genuineness वगैरह है कि नहीं, सारा चीज जो है सही से है कि नहीं। बोला कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी रहेगा तो उनके द्वारा अप्रोप्रिएट एक्शन जो है लिया जाएगा, उस मामले में इंक्वायरी या जांच जो है करवाया जाएगा, है ना। यही बात आपका बताया गया है PA20। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है ट्रेजरी पासबुक। हमने ऑलरेडी आपको बोला था कि ट्रेजरी पासबुक का फॉर्म नंबर कितना है, एक बार बता दीजिए फटाफट से। ट्रेजरी पासबुक का, कोई ऑफिस में काम नहीं होता है आकिब जी, केवल जब फ्रॉड होता है उस टाइम पे सारा चीज ढूंढा जाता है। काम कोई भी ऑफिस रूल से नहीं होता है ना।
आप जब सांस लेते हैं, आप थोड़ा ही सोचते हैं कि हमको मिनट में 14 से 18 बार सांस लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, है ना। बट जब कुछ हो जाता है, आप हॉस्पिटलाइज होइएगा, तब जाके देखा जाएगा कि आपका सांस सही से चल रहा है कि नहीं, कहीं पे कुछ अटक तो नहीं रहा है ना। बट काम कहीं पे भी आपका एज पर रूल नहीं चलता है। मैंने रूल जो है केवल आप बोल सकते हैं जब कोई गड़बड़ होता है तभी पता लगाना पड़ता है, तभी हम लोग दया को बुलाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ, है ना। एसीजी 8 जो है ट्रेजरी का पासबुक है। क्या क्या रहता है इसमें, एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें रहता है फटाफट से। तो बोला जा रहा है, देखिए, एसओ सिचुएटेड एट ट्रेजरी सब ट्रेजरी हैविंग द ट्रांजैक्शन विद बैंक एंड ट्रेजरी और सब ट्रेजरी मस्ट कीप ए पासबुक, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी पासबुक, है ना। तो फंडा क्या हुआ, जो आपका एसओ ट्रेजरी में, सब ट्रेजरी में, बैंक के आसपास आपका बैंक के साथ जिसका ट्रांजैक्शन होता है ऐसा जगह पे है, उनको ट्रेजरी पासबुक मेंटेन करना होता है। इसमें क्या क्या होगा, तो बोला कि ऑल सम रिसीव्ड बाई द ऑफिस फ्रॉम द बैंक और ट्रेजरी और रिमिटेड टू द बैंक और ट्रेजरी, ये सारा जो है इसके भीतर एंट्री किया जाएगा। इसको कौन मेंटेन करेगा, कैसे क्या होगा, तो बोला कि दिस बुक शुड accompany all remittance to or demands on the treasury, sub treasury or bank, and all entries will be attested by the officer in charge of the treasury or book, है ना। तो ये बुक जो है सारा मेमो जो आपका रेमिटेंस रहेगा, सारा जो आपका डिमांड रहेगा, उसका एंट्री यहाँ पे किया जाएगा और कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है इसमें सारा एंट्रीज को अटेस्ट करेगा, है ना। और ये ट्रेजरी और पासबुक जो है, ये ट्रेजरी पासबुक जो है, द ट्रेजरी बैंक रिसीप्ट्स एंड वाउचर मस्ट बी केप्ट इन एसपीएम्स पर्सनल कस्टडी एंड ही मस्ट हिमसेल्फ मेक ऑल द रिक्वायर्ड एंट्रीज इन इट। तो जो भी रिक्वायर्ड एंट्री रहेगा सारा आपका एसपीएम के द्वारा किया जाएगा ट्रेजरी पासबुक में, और एसपीएम जो है इसको अपने कस्टडी में रखेगा। तो ये बात भी यहाँ पे आपका बताया गया। सारा एंट्रीज जो है, अब जब हम भेजेंगे, मान लीजिए हमारा एचओ से, एसओ से हमको पैसा भेजना है बैंक में या ट्रेजरी में, एंट्री किसने किया बताइए, एंट्री कौन करेगा, एसपीएम करेगा कि ट्रेजरर करेगा, एंट्री कौन करेगा, अभिषेक जी, एंट्री कौन करेगा। पैसा भेजना है हमको बैंक से पोस्ट, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस से बैंक, अब बात सुनाई दे रहा है कि नहीं, एसपीएम करेगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्यों बोल रहा है कोई इंचार्ज जो है वो उसको अटेस्ट करेगा, यहाँ पे इंचार्ज का मतलब कौन है, ट्रेजरर है या कोई और है। यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे इंचार्ज का बात किया गया, क्या ये ट्रेजरर है, ये ट्रेजरर नहीं है, बात को समझिए। ये इंचार्ज है उस बैंक का या ट्रेजरी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ट्रेजरी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर दूसरे ऑफिस का जो ट्रेजरी होता है, जहां पे हमारा डिपार्टमेंट वाला लोग पैसा रखता है, बैंक और ट्रेजरी, वहां का ऑफिसर जो है इसको अटेस्ट करेगा, हमारा ट्रेजरर नहीं। एंट्री करेगा पोस्टमास्टर, बैंक और ट्रेजरी का जो आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो उसको अटेस्ट करेगा। क्लियर हुआ, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे आपका दिक्कत होगा, क्योंकि हम पहली बार खुद जब पढ़ रहे थे तो हमको भी लगा था कि भाई ट्रेजरर कहाँ से एंट्री कर रहा है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया ट्रेजरी पासबुक के बाद। हाँ, ये आपका एससीजी 13 और एससीजी 14, इसमें बहुत कुछ खास है नहीं। एक चीज आपको याद रखना है, इसको ट्रिप्लिकेट में बनाया जाता है। कौन बनाता है, जो एसपीएम है वो खुद बनाता है ना, बनाता था बेसिकली, ये पहले चल रहा था, अभी सीएसआई आने के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अभी हो सकता है आईटी 2.0 के बाद फिर से लाया जाए कि नहीं, हम लोग देखेंगे, है ना। तो रेमिटेंस जो है एससीजी 13 में होता था और ड्रॉइंग जो है एससीजी 14 में होता था। आप याद रखिए कि जब ज्यादा होता है तब हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब है ना, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बैंक से ड्रॉ कब करते हैं, एसीजी 14 में करते हैं, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पैसा हो गया है ना। चलिए, और रेमिटेंस जो है हम यहाँ से करते हैं, हालांकि ये वाला आपका लॉजिक उतना लॉजिकल नहीं है, बस आप याद कर लीजिए रेमिटेंस जो है 13 में है और ड्रॉइंग जो है आपका 14 में है ना। पहले रेमिटेंस, रेमिटेंस छोटा वाला है और ड्रॉइंग जो है बड़ा वाला है। आगे क्या बोला गया,
रिसिप्ट बनेगा ट्रिप्लीकेट में, कौन बनाएगा? एसपीएम बनाएगा। अब ये 3 कॉपी का क्या क्या करना है हमको, तो बोला गया एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, मतलब फर्स्ट कॉपी और सेकेंड कॉपी, ये हम भेज देंगे ट्रेजरी में और बैंक में। किसके माध्यम से? तो बोला गया कोई ट्रस्ट और दी ऑफिशियल के माध्यम से, जिसने अपना सिक्योरिटी दिया है। यहाँ पे आप ट्रेजरर को मान सकते हैं, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि आपका ट्रेजरर का बात बोल रहा है ना, क्योंकि उनका सिक्योरिटी भी लिया जाता है। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी बैंक में भेज दिया जाएगा। और क्या करेगा? ट्रिप्लीकेट वाला, थर्ड वाला जो कॉपी रहेगा, वो जो बंदा को मैंने दिया था कि तुम पैसा लेके जाओ और बैंक में जमा करो, उनसे एक्विटेंस मैं ले लूंगा तीसरी वाला ट्रिप्लीकेट कॉपी में। ठीक है, ट्रिप्लीकेट कॉपी मेरे ऑफिस में रह जाएगा, पहला और दूसरा कॉपी चला जाएगा बैंक के पास। और बैंक वाला क्या करेगा? तो बोला जा रहा है द ओरिजिनल रिसिप्ट इन फॉर्म एससीजी 13 और 14 विल बी रिटर्न बाय द ऑफिसर इंचार्ज। तो फर्स्ट वाला फॉर्म जो ओरिजिनल है, वो बैंक और ट्रेजरी का जो ऑफिसर इंचार्ज है, वो अपना एक्नॉलेज करेगा, साइन करेगा, है ना, अपना नोट देगा और उसको रिटर्न कर देगा। तो फाइनली मेरे पास कौन सा रह गया? एक रह गया और 3 रह गया। 2 नंबर वाला रिसिप्ट किसके पास रह जाएगा? तो ये रिसिप्ट रह जाएगा ट्रेजरी और बैंक वाला जो बंदा है उसके पास, है ना। क्लियर है? और यहाँ पे जो ये पहला वाला रिसिप्ट मेरे पास वापस आया, एसपीएम क्या करेगा? इसको भेज देगा अकाउंट बैग में हेड ऑफिस के पास, है ना। तो हेड ऑफिस के पास एक कॉपी रह गया, मेरे पास ट्रिप्लीकेट वाला कॉपी रह गया, और बैंक के पास सेकेंड वाला कॉपी यानी कि डुप्लीकेट वाला जो कॉपी है वो रह गया। अगर कोई भी आपका अमाउंट जो है कैंसिल होता है, एसपीएम तीनों कॉपी में सिग्नेचर करेगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट यहाँ पे एचओ में भेज दिया जाएगा, और ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है वो एसओ में ही रख लिया जाएगा, है ना। बोला जा रहा है व्हेन ए सम एक्सीडिंग एन अमाउंट फिक्स्ड बाय हेड ऑफ सर्किल हैज टू बी पेड इनटू। अगर आपका कभी भी ऐसा होता है कि जितना हमारा प्रिस्क्राइब लिमिट था, मान लीजिए 2 करोड़ का लिमिट आपको दिया गया, आपको 5 करोड़ विथड्रॉ करना है या फिर 5 करोड़ भेजना है, तो यहाँ पे क्या करना है? तो बोला गया यहाँ पे हेड ऑफ सर्किल का परमिशन चाहिए, यहाँ पे हेड ऑफ सर्किल का परमिशन चाहिए। फिजिकल कॉपी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सीएसआई एनवायरमेंट में, तो ये हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ से कुछ 4 आपका जीएल कोड दिया गया, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो इसको दोबारा बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्कैम के बारे में बताया गया, जो सीएसडी नासिक है वो सप्लाई करता है एचओ को, एचओ सप्लाई करता है एसओ को, और एसओ सप्लाई करता है बीओ को, है ना। आगे यहाँ पे आपका डिलीवरी वर्क के बारे में बताया गया, जो पोस्टमैन और एमटीएस है उसको यूनिफॉर्म दिया जाएगा। डिलीवरी वर्क ओरिजिनली पोस्टमैन करता है नॉर्मली, बट ये हम चाहते हैं, अगर सुपरिटेंडेंट या हेड पोस्टमास्टर चाहते हैं, तो मेल अटेंडेंट के माध्यम से या एमटीएस के माध्यम से भी डिलीवरी करवाया जा सकता है टाइम टू टाइम, समय समय पे। बट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, उसके लिए हेड ऑफ सर्किल का सैंक्शन चाहिए। बट अगर आप कभी भी करवा रहे हैं किसी अदर देन पोस्टमैन, किसी दूसरे से डिलीवरी, तो बोला गया मनी ऑर्डर का पेमेंट इनसे नहीं करवाना है, इंश्योर्ड आर्टिकल का डिलीवरी इनसे नहीं करवाना है ना। बोला जा रहा है पोस्टमैन, लेटर बॉक्स अटेंडेंट, आपका मेल अटेंडेंट, पैकर, ये सारा ऑफिशियल को यूनिफॉर्म दिया जाता है, बैज दिया जाता है, और जब भी ये अपना ड्यूटी पे रहेगा, इनको हमेशा यूनिफॉर्म को पहनना है। अगर ये नहीं पहनेंगे तो इट इज लायबल फॉर पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो यहाँ तक आज हम लोग समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम लोग ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन, मेल अटेंडेंट, लेटर बॉक्स अटेंडेंट, पैकर वगैरह ये सारा चीज जो है देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखें। आज यहाँ तक रखा जाए। चलिए, आप बोलिएगा तो भी रखेंगे, नहीं बोलिएगा तो भी रखेंगे। तो फाइनली क्या करते हैं, रख लेते हैं। और गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू ऑल।